नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, जिसने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। नीति आयोग की रिपोर्ट आते ही जेडीयू ने इसे लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने इशारा किया, फिर क्या जेडीयू नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और विशेष राज्य की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा। कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। और देखिए, बिहार के लिए एक बार फिर विशेष राज्य की मांग तेज हो गई है। जेडीयू ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। जेडीयू की विशेष तैयारी नीति आयोग की उस रिपोर्ट के बाद तेज हो गई, जिसमें बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों की मांग है और बिहार की गरीबी दूर करने के लिए ये बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। आखिर मुख्यमंत्री का दर्द छलक जाता है बिहार को स्पेशल। हमारा कोई दर्द नहीं, इतना जो भी है सो आप बिहार के नहीं है। ये सबका कॉमन चीज है, आपका भी है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की है। ललन सिंह ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह बिहार को पिछड़ा बताया गया, ऐसे में बिहार को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाए जाने के लिए विशेष दर्जा मिलना बेहद जरूरी है। दिल्ली में बीती रात जेडीयू के सभी सांसद दिलेश्वर कामत के घर जुटे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने ये मांग एक बार फिर से दोहराई है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग बिहार में बहुत दिनों से है और हम लोग ये मानते हैं। और अब जब नीति आयोग ने ये कहा है कि भाई बिहार पिछड़ा है, तो आप बिहार पिछड़ा है अगर, तो उसको अगर आप मदद नहीं करिएगा और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दीजिएगा, तो बिना बिहार को अन्य राज्यों के जगह पर स्थिति में लाए हुए आप देश का विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो विकसित देश की अगर कल्पना करनी है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी और जेडीयू की राय बटी हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि यह संभव बिल्कुल नहीं है, जबकि जेडीयू का कहना है कि संसद के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस राज्य का दर्जा तो अब मिल ही नहीं सकता है। जो पूर्व की सरकार के समय में निर्णय हुआ उसके अनुसार विशेष पैकेज की बात कही जा रही है, तो विशेष पैकेज तो मिलता है। भारत सरकार विभिन्न विभागों में विशेष पैकेज देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर जो कमिटमेंट किया था पिछले कुछ वर्ष पहले, उसको अच्छे से पालन करने का काम किया है और कर रहा है। संभव क्या नहीं है? क्या ये संभव था कि 370 की धारा हट जाएगी? संभव सब चीज़ें। सदन किस चीज़ के लिए? सदन है चर्चा के लिए, सदन मांग के लिए है और सरकार को मांग पर विचार करने के लिए सदन है। सदन इस बात के लिए तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। इसी सदन में एक से एक कानून बने हैं और एक से एक कानूनों के अंदर में संशोधन भी हुआ है। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर अचानक जेडीयू ने विशेष राज्य के मुद्दे पर बैटिंग क्यों शुरू कर दी है। ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा राज्य बताया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार एक पिछड़ा राज्य है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया है। बिहार की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और बिहार के 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में बिहार की स्थिति बेहद खराब है और पिछड़े राज्य झारखंड की भी स्थिति बिहार से बेहतर है। और ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे मिलने पर तमाम पार्टियां, खासकर जेडीयू, किस तरीके से मुखर होकर बात कर रही है।
बढ़ते आगे, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया गया है। नीति आयोग के इस रिपोर्ट के बाद जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है। सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के 2 दिनों बाद बुधवार को जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने संसद में विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद की और बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे को बेहद जरूरी बताया। हिंदुस्तान पूरी दुनिया से तभी कंपटीशन में अपने आप को सर्वोच्च देश साबित कर सकता है जब तक कि बिहार भी अन्य राज्यों के बराबर में विकसित होकर हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 के राज्यों में गिनती में नहीं आएगा, तब तक आप विदेशों में जाकर भारत देश का परचम लहराने में कहीं न कहीं आपको ये बाधा आएगी कि आपका एक राज्य। अभी नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें उसने लिखा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर पिछले राज्य में हमें अपने नीति आयोग ने हमें रखा है तो हमें आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और लगातार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज से नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है, जबकि बीजेपी को लगता है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग की बजाय जो विशेष पैकेज केंद्र की ओर से मिल रहा है उसकी बदौलत भी विकास को गति दी जा सकती है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो अब मिल ही नहीं सकता है। जो पूर्व की सरकार के समय में निर्णय हुआ उसके अनुसार विशेष पैकेज की बात कही जा रही है, तो विशेष पैकेज तो मिलता है। भारत सरकार विभिन्न विभागों में विशेष पैकेज देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर जो कमिटमेंट किया था पिछले कुछ वर्ष पहले, उसको अक्षरशः पालन करने का काम किया है और कर रहा है। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। राज्य की 51.91% जनसंख्या गरीब है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर भागलपुर से, जहां के नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह घाट पर हुए बम धमाके में जान गंवाने वाले अमृत कुमार दास के परिजन अभी तक सदमे में है। मृतक अमृत कुमार दास के पिता आनंद दास घर के चिराग को याद कर रोने लगते हैं। 1 साल पूर्व पिता और पत्नी को खोने के गम से आनंद दास अभी उभरे नहीं थे कि बेटे की मौत ने आनंद को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद से अमृत के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाले आनंद दास कभी पत्नी की तस्वीर तो कभी बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर रोने लग जाते हैं। पीड़ित परिवार को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। नहीं सर, कोई नहीं आया। महिला शांति समिति, पुलिस के लोग भी नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया है। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तो अपना जो है अभी 10 दिन 15 दिन बैठ के खा रहे हैं और जो है जो भी काम है 200-250 रुपये का काम करते हैं, उसी में जो है हम लोग जो है जीवन करते हैं। कि मेरा तो बच्चा खो गया, तो हम चाहते हैं कि सरकार तरफ से कुछ मदद मिल जाए। गरीब आदमी हैं, मजदूरा पार्टी हैं, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो कमाता है, 2 पैसा बचता है वो बच्चे में चला जाता है। और क्या हम चाहते हैं, सरकार हमको मदद दीजिएगा, और क्या करेंगे। और वहीं भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में हुए बम ब्लास्ट और 2 देसी बम बरामद मामले की जांच का कमान बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है और अपने स्तर से जांच शुरू कर दी गई है। पूरी खबर बिहार पुलिस मुख्यालय के बाहर से बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में 3 बम धमाका और 2 बम के मिलने का मामला अब जो है एटीएस को सुपुर्द कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बम ब्लास्ट की जांच की कमान जो है वो
आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस को सौंप दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एटीएस ने कमान संभाल भी लिया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना से एसटीएफ के साथ बम स्क्वाड और स्वाट टीम भागलपुर के लिए रवाना हुई और वहां पहुंच गई है। टीम द्वारा सबसे पहले नाथनगर में बम ब्लास्ट की जगह की बारीकी से जांच किया गया। टीम ने कूड़े के ढेर से कुछ सैंपल भी कनेक्ट किए हैं। एटीएस की टीम को स्थानीय पुलिस का सहयोग मिल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जांच के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारी एटीएस के टीम के साथ मौजूद थे। इस पूरे मामले में आसपास के लोगों से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी किया है एटीएस ने। एटीएस की जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्राथमिकी जांच में टिफिन बम के कारण ब्लास्ट की बात सामने आई है। एटीएस की टीम ने इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि सीमांचल और आसपास के इलाके में आतंकियों स्लीपर सेल से जुड़े लोग टिफिन बम का इस्तेमाल काफ़ी पहले से करते रहे हैं। अब जांच टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि यह टिफिन बम किस बड़ी साजिश का हिस्सा है और किस मकसद से इसे तैयार किया गया है। इस बात पर भी एटीएस ध्यान दे रही है कि जो स्थानीय अपराधी हैं वो कहीं दहशत फैलाने के मकसद से इसे छिपा कर तो नहीं रखे हुए थे। फिलहाल जांच टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो बातें सामने आएगी उसके आधार पर जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो करने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ ये है कि भागलपुर जो है, जो रेशम की नगरी कहा जाता है, वहाँ इन दिनों दहशत फैला हुआ है। दहशत जो है बम के धमाके और बम मिलने के कारण है और यही वजह रही कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो एटीएस को सौंप दी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दानापुर के पालीगंज से, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बाइक सवार ट्रैक्टर से टकराता हुआ दिख रहा है। रानी तालाब थाने के पास कनपा पुल पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक श्रीकांत पटना की ओर से आ रहा था। जैसे ही वो कनपा पुल पर पहुंचा, सामने से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके बाद वो बाइक समेत सड़क पर जा गिरा। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दानापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सारे रास्ते बैनर पोस्टर से पटे पड़े हैं। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन कुमार। आज दरभंगा में सीएम का दौरा है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी हम दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में हैं, जहां एम्स का निर्माण होना है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने को लेकर बैनर पोस्टर जो है चारों तरफ लगा दिए गए हैं। वहीं पर जो हेलीपैड है, वो जहां एम्स का निर्माण होना है वहीं पर हेलीपैड भी बनाया गया है। साथ ही सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पटना से चलेंगे तो 11:10 फुइया अवस्थित बायां तटबंध निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद 11:20 में नंद किशोर उच्च विद्यालय कुशेश्वर स्थान में जनसंवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनावी भाषण में भी कहा था कि यदि जीत यहां से मिलती है तो वो यहां पर निश्चित रूप से आएंगे और लोगों को धन्यवाद देंगे। उसके बाद 12:25 पर कुशेश्वर स्थान पूर्वी जो नाला निर्माण है उसको देखेंगे, चूँकि वहाँ जल समस्या की गंभीर स्थिति हो जाती है, इसी के लिए उस चीज़ को भी देखेंगे। साथ ही वहाँ से कुशेश्वर फुलतोरा सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद डीएमसीएच आएंगे और डीएमसीएच में जो गठन करना है डीएमसीएच का, जहाँ डीएमसीएच जो एक भ्रम था लोगों को कि एम्स के बाद डीएमसीएच का क्या होगा, तो डीएमसीएच के लिए भी जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीएम रवाना हो जाएंगे पटना के लिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए, मांझी के बयान पर पटना वासियों की राय जानने की हमने कोशिश की, जिसमें कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। पटना वासियों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। मंत्री और वर्तमान एनडीए सरकार का हिस्सा जीतन मांझी हैं, लेकिन उन्होंने पूर्ण शराबबंदी पे एक सवाल खड़ा किया है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि शराब जो है वो शुरू होना चाहिए। और यहाँ पे जो पटना वासी है इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मैं संजय कुमार पटना से। मैं
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इन वाक्यों से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर पूर्ण शराबबंदी है जो नीतीश कुमार ने लागू किया है वो बिल्कुल सही है। बहुत लोग का जिंदगी सुधर गया है। गरीब गुरबा थे जो डेली 500 रुपया कमाते थे, 200 रुपया उड़ा देते थे, 300 उड़ा देते, बाल बच्चा का मारपीट करते थे, पढ़ने लिखने का सारा चीज़ खराब हो चुका था सिस्टम। अब तो अच्छा हुआ, कम 500 रुपया कमाते हैं और बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहा है, अच्छा से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे। ये बताइएगा कि पूर्ण शराबबंदी बेहतर है या शराबबंदी जो है उसे रद्द करते हुए या उसे पुनः विचार उस पर करनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ पूर्ण शराबबंदी है कहाँ? घर घर में जब ऑनलाइन जब पहुँचाया जा रहा है तो शराबबंदी तो है नहीं। पूर्ण शराबबंदी होना ही चाहिए। बाकी और क्या कहा जाए? नहीं सर, ये हम उनसे सहमत नहीं है क्योंकि ये अच्छी बात है नहीं। कितने गरीबों का घर बचा है ये उन्होंने नहीं देखा। केवल गरीबों के वो जो गलत काम कर, वोट बैंक के लिए ये इस तरह के बयान। बिल्कुल 110% वही है। वो वोट बैंक के लिए इस तरह से कर रहे हैं। चलिए, ये पटना वासी हैं, सीधे तौर पे ये यूथ हैं पटना के, और इन लोगों का कहना है कि शराबबंदी जो है वो बिल्कुल सही फैसला है। हालांकि कुछ युवा जो है वो कहते हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए और सख्ती के साथ अनुपालन होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी में छूट की वकालत कर नए विवाद को जन्म दिया है। आइए सुनते हैं जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। स्ट्रीट के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी? कोर्ट ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, लिमिटेड से में अगर दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं तो भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस लाइन तक जो हमने कहा वहां तक आप संशोधन कीजिए और शराब नीति को आगे बढ़ाइए। हम भी उसी का पक्षधर हैं। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को धमकी दी गई है। बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। अनजान नंबर से विदेश से धमकी भरा फोन आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है और बीजेपी विधायक को यह धमकी भरा फोन विदेश से आया है। जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में फिलहाल विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को विदेश से जान मारने की धमकी दी गई है। मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। 19:07 पर संध्या में +14 24 25 45 6 7 9 से मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। ये लगता है कोई विदेश का नंबर है। क्योंकि मैंने पहले नमाज पर वक्तव्य दिया था कि खुले में जो नमाज होता है उससे समाज को और कारोबारी लोगों को कठिनाई होती है। मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला हूं। अभी मैं सचिवालय थाना में इसकी लिखित शिकायत की है और जांच की मांग की है। और अब खबर नवादा से, जहां की एक महिला ने पंचायत चुनाव के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के बाद पैसे कटने की शिकायत की है। महिला का साफ तौर पर आरोप है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 149 पर उसने 8 दिसंबर को चुनाव के दौरान अपना आधार कार्ड दिया था। इस दौरान उससे बायोमेट्रिक भी लिया गया था, जिसके बाद 31,000 रुपए निकाल लिए गए। महिला ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा रो में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ये पैसे 4 बार में निकाले गए। 8 दिसंबर को शाम में 2 बार 10-10 हजार रुपए निकाले गए। वहीं 9 दिसंबर को 10,000 रुपए कटे, जबकि 12 दिसंबर को भी बचे 1,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़िता ने रो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर रुपए वापस करने की गुहार लगाई है। इससे पहले मुंगेर और पूर्णिया से भी ऐसी ही शिकायत मिली थी। हालांकि पूर्णिया में श्रमिक कार्ड बनाने के दौरान फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। हमको 149 नंबर बूथ और 4 नंबर वार्ड मोरमा बेलदरिया वोट डालने के लिए वही हमको पैसा 31,000 रुपया था, तब खाते से अथी हो गया। 8 वहीं पर अंगुरी और अथी आधार कार्ड दिए हैं। मोरमा की एक महिला के द्वारा एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि दिनांक 8/12/21 को
वोटर वेरिफिकेशन के दरमियान अंगूठे का डिवाइस पर अंगूठा कर लिया गया और उस माध्यम से मेरे 10-10 हज़ार रुपये 3 बार और 1,000 रुपये एक बार में खाते से निकासी हो गई है। कंप्लेन है जिसका कंप्लेन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के